टाटा कैपिटल का आईपीओ आ रहा है भाई साहब। देश का चौथा सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है ये, 17,000 करोड़ का। आज इस आईपीओ के एनालिसिस तो हम करेंगे, साथ में ये भी जानेंगे कि कितनी बार बोलती है एबीबी, चलो ठीक है। साथ में ये भी जानेंगे ये जो इंडस्ट्री है एनबीएफसीज की, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की, ये इंडस्ट्री क्या है और ये टाटा कैपिटल कहाँ एग्जिस्ट करती है, इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं भैया, क्या इस इंडस्ट्री का फ्यूचर है और इसका कंपटीशन कौन सी इंडस्ट्री है, ये सब समझाता हूं आज आपको डिटेल में भैया। देखो, हम जब भी एनालिसिस करते हैं आईपीओ एनालिसिस, आपको पता है कि सिर्फ कंपनी का गान हम नहीं गाते, अच्छा बुरा कंपनी का नहीं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको नॉलेज दूं, सिखा दूं, ताकि कल को उस इंडस्ट्री का कोई भी आईपीओ आए आपको किसी का वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं कि भैया ये एनबीएफसी इंडस्ट्री है क्या, तब हम आएंगे ये जो टाटा कैपिटल है उसका क्या गणित है, उसकी क्या कुंडली है। देखो, ये जो लेंडिंग मार्केट है ना, लेंडिंग मार्केट मतलब उधार देने वाला मार्केट। उधार कौन कौन देता है अपने को? दोस्त यार तो लोन देते हैं, उधार देते हैं, बस उसकी बात नहीं कर रहा मैं। बैंक्स लोन देते हैं। उसके बाद कौन लोन देते हैं? ये एनबीएफसी, जैसे बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, अब टाटा कैपिटल आ रहा है। तो इन सब से हम लोन लेते हैं, तो इसको मैंने लेंडिंग मार्केट बोला। तो लेंडिंग मार्केट जो है 2025 में 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का हो चुका है, मतलब 172 लाख करोड़ का है। अब कोविड के बाद ये मार्केट साइज और बड़ी तेजी से बढ़ा है भैया। उधार लेने वालों की संख्या गजब तेजी से बढ़ी है, और जब से ये एनबीएफसीज आए हैं लोग 10-15 हजार रुपए का भी लोन लेते हैं। मुझे तो लगता है वो दिन भी आएगा जब 150 रुपए का जोमेटो से ऑर्डर करना होगा, लोग उसके लिए भी लोन लेंगे भैया। हालत ये भी हो जाएगी क्योंकि जिस तरह का चल रहा है मामला आपको। खैर, दुनिया की सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ने वाला मार्केट है ये एनबीएफसीज। 20% की इंप्रेसिव ग्रोथ से बढ़ रहे हैं, और जो शेड्यूल्ड बैंक है, मतलब नॉर्मल जो बैंक है, वो 11% की ग्रोथ से बढ़ रहे हैं। तो आप देखो 11% और 20%, यानी कि लगभग डबल स्पीड है इनकी। और ये जो नॉर्मल बैंक्स हैं ये सदियों से चले आ रहे हैं भैया, और ये तो अभी कुछ साल पहले इंडस्ट्री आई है। और जिस तरीके से इंडस्ट्री रफ्तार पकड़ के चल रही है, कल को क्या पता कुछ सालों में ये इसके बराबर या आधे में तो खड़ा हो ही जाएगा आकर के। तो ये नॉर्मल बैंक जो है इनका 70% मार्केट शेयर है, क्योंकि बहुत पुराने हैं ना। और एनबीएफसीज का 21 से 22% मार्केट हिस्सा है। एनबीएफसी का साइज छोटा है लेकिन उनकी ग्रोथ ज्यादा है, जैसा मैंने आपको बताया। अब एक टेबल के फॉर्म में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होते हैं, मतलब जो नॉर्मल बैंक होते हैं, और जो एनबीएफसी है, क्या डिफरेंस है। टोटल आउटस्टैंडिंग एयूएम अगर आप देखो तो नॉर्मल बैंक्स का 182 लाख करोड़ है भैया, और ये 28 लाख करोड़ है। नेट एडवांसेस अगर आप देखोगे तो 182 लाख करोड़, यहां 24 लाख करोड़। क्रेडिट ग्रोथ रेट अगर आप देखो तो 11% और इनका 20%। क्रेडिट ग्रोथ रेट मतलब कितना लोन इन्होंने बांटा है। देखो, एक चीज समझिएगा, ये जो बैंक्स हैं ये बड़े बड़े लोन देते हैं, तो इनका ऐसा है कि बड़े लोन दे रहे हैं तो लोन लेने वाले लोग कम होंगे या कंपनियां कम होंगी। ये छोटे छोटे भी लोन दे रहे हैं, 10-15 हजार का भी लोन दे रहे हैं, तो इनका लोन लेने वाले लोग ज्यादा हैं, इसीलिए ये क्रेडिट ग्रोथ रेट इनके ज्यादा है। ठीक, बैलेंस शीट ग्रोथ अगर आप देखो तो 10 से 12%, इनका 20%, मतलब बैलेंस शीट भी बड़ी हो रही है इनकी। मार्केट शेयर देखो तो 70% ऑफ टोटल लेंडिंग, और इसका 21 से 22% ऑफ टोटल लेंडिंग। कहने का मतलब जो मार्केट में टोटल लोन बटा हुआ है उसमें 70% इन्होंने लोन दिया है, और उसमें 21 से 24% लोन इन्होंने दिया है। नंबर ऑफ एंटिटीज अगर आप देखोगे तो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, 22 प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं भारत में, लेकिन ये 9,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड एंटिटीज हैं। प्राइमरी फोकस एरिया इनका सारे सेगमेंट पे रहता है, इनका रिटेल, एमएसएमई और स्पेशलाइज्ड सेगमेंट में रहता है। रेगुलेटरी बॉडी दोनों की ही आरबीआई है, लेकिन आरबीआई इनका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत आता है, और इनका एनबीएफसी गाइडलाइन के तहत। ठीक है, लेकिन दोनों को कौन रेगुलेट करता है? दोनों को आरबीआई ही रेगुलेट करती है। अब आओ भैया थोड़ा टाटा कैपिटल पर, उसकी कुंडली खंगालते हैं क्या क्या है। टाटा कैपिटल अपने ग्राहकों को वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रदान करता है। कैसे प्रदान करता है वन स्टॉप सॉल्यूशन? मतलब ये सब कुछ दे रहा है आपको। एक ऐसा अम्ब्रेला है जिसमें बहुत सारी चीजें ने भर रखी है। ये म्यूचुअल फंड भी बना रखे हैं, ये आपका वेल्थ मैनेजमेंट भी करते हैं, आपको लोन भी देते हैं, और लोन भी अलग अलग कैटेगरी के दे रहे हैं। कंज्यूमर और रिटेल लेंडिंग, पर्सनल लोन भी देंगे, होम लोन भी देंगे, ऑटो लोन भी देंगे, गोल्ड लोन भी देंगे, क्रेडिट कार्ड भी देंगे, ये सब देंगे भैया। लंबी लिस्ट है इनकी, तो इसमें हम नहीं जाते, आप पढ़ लेना, पढ़ना हो तो इस फोटो खींच करके। कमर्शियल और एसएमई फाइनेंस भी, अच्छा ये अच्छा है भैया, ये कुछ अलग यूएसपी है इनकी। ये एसएमई ग्रोथ पर भी इनका फोकस है, और 25% हिस्सा जो टोटल लेंडिंग है इनका, इन्होंने एसएमई को दिया हुआ है। ठीक,
स्ट्रक्चर्ड इंफ्रा, क्लीन टेक, वेल्थ मैनेजमेंट, इनका म्यूचुअल फंड भी है भैया, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी भी है, इंश्योरेंस भी बेच रहे हैं, ये सब कर रहे हैं ये। अब पैसा कहां से आता है? इतने सारे बिजनेसेस कर रहे हैं तो इसी से पैसा आता है। अब फाइनेंशियल ईयर 25 में टाटा कैपिटल का 28,000 करोड़ का रेवेन्यू ज्यादातर लेंडिंग से आया। काम तो ये बहुत सारे कर रहे हैं, वेल्थ मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, पीएमएस भी चला रहे हैं, लेकिन लेंडिंग से सबसे ज्यादा बिजनेस, और लेंडिंग में भी कंज्यूमर लेंडिंग जो है वो सबसे ज्यादा। रिटेल एंड कंज्यूमर फाइनेंस 60%, एसएमई एंड कमर्शियल 25%, इंफ्रा एंड स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस 10%, वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन 5%। तो ये इनकी कमाई का हिस्सा कहां कहां से आता है। अब जरा आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो आईपीओ आ रहा है 47 करोड़ शेयर लेकर के आ रहे हैं ये मार्केट में। कितने? 47 करोड़। साइज बड़ा है, देश का चौथा सबसे बड़ा होगा ये। फ्रेश इशू 21 करोड़ शेयर है, और ऑफर फॉर सेल 26 करोड़ शेयर है। ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू क्या होता है? देखो, एक तो ये होता है कि पहले जिन कंपनीज ने, जिन बड़ी एंटिटीज ने इन पे इन्वेस्ट कर रखा है आईपीओ आने से पहले, स्टॉक मार्केट में आने से पहले, वो लोग एग्जिट करेंगे अपना प्रॉफिट बुक करके। तो वो लोग जो एग्जिट करते हैं उसी को कहते हैं ऑफर फॉर सेल। वो कितना है? 26 करोड़ शेयर, ठीक है। और नया 21 करोड़ शेयर ये कर लेके आ रहे हैं, नया फ्रेश। हालांकि ये जो 26 करोड़ शेयर है ये भी अवेलेबल होगा ना बिकने के लिए, और ये 21 करोड़ शेयर नया आएगा, तभी तो टोटल 47,000 करोड़ हुआ ना, ठीक है। सॉरी, 47,000 नहीं, 47 करोड़ शेयर हुआ। ये स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते करते 47,000 करोड़, 48,000 करोड़, हर जगह 1000 लग जाता है, ठीक। खैर, अच्छा, ये जो ऑफर फॉर सेल है 26 करोड़ शेयर पुराने जिन कंपनियों ने ले रखे हैं उनको बेचना है। उसमें आप अगर देखो तो 23 करोड़ शेयर अकेले टाटा सन्स का है। टाटा सन्स कौन है? टाटा ग्रुप की सारी कंपनियों की मां, सबके ऊपर, सबके पेरेंट हैं, लेकिन नाम इन्होंने रखा है सन्स। ये नहीं समझ आया मुझे। खैर, आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इनका है भैया 3 करोड़ के शेयर, सबसे ज्यादा इन्हीं के हैं। मतलब ये बढ़िया बिजनेस है इन दिनों चल रहा है। एक पेरेंट कंपनी हो और उसकी कोई छोटी कंपनी हो, पेरेंट के अंदर वाली, वो छोटी वाली कंपनी बड़ी हो जाती है, कल को उसको भी आईपीओ में ले आओ। अब आईपीओ में लाने का क्या फायदा है? आपको पब्लिक से पैसा मिल जाता है, लोन वोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये इन दिनों खूब ही चल रहा है ट्रेंड में। अब कंपनी का बिजनेस, अच्छा कुछ मिस हो गया, हाँ, टोटल साइज जो है 17,000 करोड़ का है भैया। एम्प्लॉइज के लिए रिजर्वेशन 5% इन्होंने रखा है। अब टाटा ग्रुप है तो हमेशा ही अपने लोगों के लिए कुछ तो अलग सोचते हैं, 5% एम्प्लॉइज के लिए रखा है इन्होंने। कंपनी का बिजनेस और प्रोफाइल, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, 2007 में शुरू हुआ था ये। ऑफरिंग क्या क्या है? पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, ये सब मैंने आपको बता दिया। क्या क्या करते हैं ये सब मैंने आपको बताया। प्रोमोटर कौन है भैया? टाटा सन्स है, टाटा सन्स की कंपनी है ये। 88% टाटा सन्स के पास ही है। आरबीआई ने सितंबर 2022 में इसे अपर लेयर एनबीएफसी घोषित किया। अब एक नया टर्म आया ये, अपर लेयर एनबीएफसी। ये क्या होता है? जैसा नाम से समझ में आता है। अब एनबीएफसी कितने थे? अभी तो टेबल में मैंने दिखाया ना, 9,000 से ज्यादा एनबीएफसी है रजिस्टर्ड भैया। अब 9,000 में कुछ तो ऊपर के लेयर होंगे ना, क्रीम लेयर। अब जैसे बैंकिंग में आप देखो, जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, उनमें 3 बैंक ऐसे हैं जिनको कभी भी आरबीआई कोशिश करेगी कि ये डूबे ना, इनको कोई खतरा ना हो, क्योंकि देश के वो क्या बोलते हैं उसको, टू बिग टू फेल। उसमें नंबर 1 आता है एसबीआई, दूसरे में आईसीआईसी, तीसरे में एचडीएफसी है। तो ये इतने बड़े हैं कि सरकार भी चाहेगी, आरबीआई चाहेगी कि कभी फेल ना हो। तो ऐसे ही एनबीएफसी में जो टॉप लेयर है, तो उस टॉप लेयर एनबीएफसी में टाटा कैपिटल का नाम आ रहा है। टॉप लेयर एनबीएफसी में कौन है? फिलहाल सबसे बड़ा है बजाज फाइनेंस, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो श्रीराम फाइनेंस है, और तीसरे नंबर पे ये टाटा कैपिटल, चौथे पर आता है एलएनटी, ठीक है। तो ये अपर लेयर एनबीएफसीज हैं। आईपीओ से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल कहां होगा? टीयर 1 कैपिटल को मजबूत करना, लोन बुक को और एक्सपेंड करना, इनको और लोन देना है, आरबीआई की अपर लेयर एनबीएफसी रिक्वायरमेंट को पूरा करना, आईपीओ एक्सपेंसेस जो खर्चा उर्चा होगा उससे, ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल, जब पुराना टाटा सन एग्जिट करेगा या दूसरी वाली कंपनी वो एग्जिट करेगा, पैसे से सीधा प्रोमोटर और आईएफएससी को जाएगा, मतलब जो इनका जो इनिशियल इन्वेस्टर है टाटा सन और आईएफएससी। अब सेक्टर एनालिसिस और कॉम्पिटिटर कंपैरिजन जरा ये भी कर लेते हैं भैया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बताया, इनके कॉम्पिटिटर बजाज फाइनेंस हो गए, श्रीराम फाइनेंस हो गए, टाटा कैपिटल हो गए, एलएनटी फाइनेंस हो गए, और इनका साइज ये है। अब इन तीनों एनबीएफसीज को जरा मैं एक साथ एक टेबल में रख के आपको समझाता हूं। देखो, एनबीएफसीज जैसे बजाज फाइनेंस सबसे बड़ा मैंने बोला, श्रीराम फाइनेंस उससे छोटा, और टाटा कैपिटल तीसरे नंबर की।
ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ा बजाज फाइनेंस ही है, इनसे बड़े बड़े एनबीएफसीज भी हैं। जैसे एक तो नाम मुझे याद है, वो IRFC जो रेलवे को फाइनेंस करता है। ये वो हैं जो कि कंज्यूमर फोकस्ड एरिया में काम करते हैं। IRFC जैसे या और भी उससे बड़े बड़े भी हैं, वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही काम करते हैं। ये कंज्यूमर फोकस मतलब सब चीजें कर रहे हैं कंज्यूमर के हिसाब से। अब बजाज फाइनेंस का देखो आप, ग्रॉस लोन बुक 2025 के हिसाब से 3 लाख करोड़, श्रीराम फाइनेंस 2.63 लाख करोड़, इसका 2.26 लाख करोड़, इसलिए तीसरे नंबर पे मैंने बोला। ग्रोथ अगर आप कैगर देखो तो कैगर इसका सबसे ज्यादा है। नहीं कैगर, सॉरी हाँ यहां पहले रखा हुआ था। बजाज फाइनेंस का 30% है, 15-17% इसका, टाटा कैपिटल का इसका, टाटा कैपिटल का कैगर सबसे ज्यादा है। लेकिन इसको देख के डिसीजन मत लेना, लास्ट का कंक्लूजन पहले सुन लेना भैया, पूरी बात बताऊंगा। अब रेवेन्यू आप देखो तो 52,000 करोड़, 33,000 करोड़, 28,000 करोड़ रेवेन्यू में ये सबसे बड़ा है। नेट प्रॉफिट 15,000 करोड़, 7,000 करोड़, 3,000 करोड़, नेट प्रॉफिट में भी ये सबसे बड़ा है। नेट प्रॉफिट 23 का भी ऐसे 11,000 करोड़, 5,000 करोड़, 3,000 करोड़। उसके बाद नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर आप देखोगे तो इनका 10% है, इनका 8%, इनका 5%। कहने का मतलब लोन जो ये बांट रहे हैं, उस लोन को बांटने पर कमाई सबसे ज्यादा किसकी ज्यादा है, तो यहां बजाज फाइनेंस है, ठीक है। और ये टाटा कैपिटल तीसरे नंबर पर है। एसेट क्वालिटी आप देखो तो ग्रॉस एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि एक ऐसा एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब लोन की भाषा में क्या होता है, आपने जिसको लोन दिया भैया उसने पैसा वापस ही नहीं किया, तो हम कहते हैं बैंकिंग की भाषा में वो एनपीए हो गया, ठीक है। तो एनपीए सबसे ज्यादा किनके पास है, इनका बजाज फाइनेंस का 1% है, और दूसरा श्रीराम फाइनेंस का 5% है, और इनका 1.9% है। मतलब एनपीए सबसे कम किसका हो गया भैया, एनपीए सबसे कम इनका हो गया। नेट नहीं, सबसे कम इन्हीं का हुआ, हाँ सबसे कम इनका हुआ और सबसे ज्यादा इनका हुआ। मतलब सबसे ज्यादा लोग इनके पास ऐसे हैं जो लोन लेकर के पैसे ही नहीं दिए इनको भैया, ठीक है। ब्रांच प्रेजेंस अगर आप देखो तो 3800 ब्रांच इनके हैं, 3000 ब्रांच इनके हैं, 1400 ब्रांच इनके हैं। सबसे कम ब्रांच टाटा कैपिटल के हैं, सबसे ज्यादा बजाज फाइनेंस के हैं। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जनरली ग्रे मार्केट प्रीमियम, इसका रेलेवेंस ज्यादा आपको तब समझ में आता है जब प्राइस बैंड आईपीओ का अवेलेबल हो जाए। अब जैसे सितंबर एंड तक इस आईपीओ के आने का प्लान है, तो उससे हफ्ते 10 दिन पहले प्राइस बैंड आ जाएगा उसका। अब उस प्राइस बैंड जब आएगा तब आप कंपेयर कर पाओगे कि भैया ग्रे मार्केट प्रीमियम ज्यादा है या प्राइस बैंड ज्यादा है। तो एक रफ आइडिया मैं कंपैरिजन आपको दे दूंगा, अनुमान आ चुका है कि कितना प्राइस बैंड हो सकता है, वो बताता हूं आपको। फिलहाल ये समझ लो, अब अनलिस्टेड शेयर 2024 में 300 रुपए से जनवरी 2025 में, यानी कि कितने, 1 साल हो गए ना, 1 साल में 1,000 रुपए तक पहुंच गया। लेकिन अगस्त में 795 रुपए, जुलाई के 865 से नीचे, अक्टूबर पीक था 1,095, अक्टूबर तो बहुतों का पीक था। मार्केट सेंटीमेंट आप देखो, शुरुआत में स्ट्रांग डिमांड थी, बाद में प्रॉफिट बुकिंग दिखी, मतलब लोगों ने पैसे निकाले। एक्सपर्ट मानते हैं कि टाटा ग्रुप ब्रांड वैल्यू के कारण आईपीओ डिमांड में रहेगी। अब इस लाइन को मैं आगे बात करूंगा, इस पे ये सच है या क्या हो सकता है। फिलहाल लिस्टिंग डिटेल, एक्सचेंजेस बीएसई एनएसई पर आएंगे, सारे इस तो इसी पे आते हैं। एक्सपेक्टेड टाइमलाइन सितंबर 2025 के अंत तक, मतलब सितंबर के एंड तक आपको। प्राइस बैंड अभी फाइनल नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, हाँ ये ध्यान से सुन लो, मीडिया रिपोर्ट जो कह रही है वो 350 से 400 रुपए पर शेयर के आसपास होगा। अच्छा जीएमपी हमने कितना बोला, जीएमपी लगभग 700 रुपए 800 रुपए के आसपास। तो जीएमपी हाई है, और जब जीएमपी हाई होता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम हाई होता है, तो इसका मतलब यह है कि जब आईपीओ लिस्ट होगा तो उसके ओवर सब्सक्राइब, यानी कि खरीदने वाले बहुत ज्यादा आने के चांसेस हैं, ठीक है। लोग पागलों की तरह दौड़ेंगे ये आईपीओ खरीदने के लिए, इसका यह मतलब समझ में आता है, ठीक है। लेकिन चाहिए कि नहीं चाहिए, अभी रियलिटी बताता हूं, सुनो। लॉट साइज फाइनल नहीं है, लेकिन 40 से 42 शेयर पर लॉट आने की उम्मीद है, जो रिपोर्ट्स बता रही हैं। इन्वेस्टमेंट मिनिमम जो होगा वो 14,000 से 16,000 के आसपास होगा। अब कुछ भी डिसीजन लेने से पहले ये आखिरी लाइन बहुत ध्यान से सुनिए भैया, ये ओवर सब्सक्राइब हो जाए, कितना भी हो जाए, टाटा के आईपीओ पहली बार ओवर सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज भी आया था 2023 में, दिसंबर 2023 में, मतलब लगभग 2 साल हो गए। और इस आईपीओ का हश्र क्या हुआ जानोगे? कोई, अच्छा टाटा टेक्नोलॉजीज कोई छोटा मोटा आईपीओ तो होगा नहीं। 500 रुपए का इशू प्राइस था, 500 रुपए का इशू प्राइस प्रीमियम था, 1200 रुपए पे लिस्ट हुआ था, मतलब 2 गुने से भी ज्यादा खतरनाक ओवर सब्सक्राइब हुआ। और 2 साल में सर 44% नीचे है, ये
₹676 का है। 2 साल में अपने इन्वेस्टर्स को कुछ कमा के तो दिया नहीं, लगभग आधा, आप कह लो लगभग आधा नुकसान में अलग है भैया। तो टाटा टेक्नोलॉजीज भी ओवर सब्सक्राइब हुआ था, उसकी भी ऐसे ही अनुमान लगाया जा रहा था कि लोग पागल होकर के सब्सक्राइब करेंगे, और किया भी। डबल से ज्यादा आईपीओ लिस्टिंग प्राइस हुआ, मतलब लिस्टिंग गेन तो लोगों को मिल गया होगा, लेकिन लिस्ट होने के बाद हश्र क्या हुआ उसका आपने देखा। तो इसी तरीके से भैया टाटा कैपिटल का हमने पूरा एनालिसिस किया, सब कुछ, सारी चीजें अच्छी बुरी सब कुछ आपको बताई। बाकी आपका कुछ राय हो या कमेंट में कुछ पूछना हो आपको, तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं? इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट आपके पास होना जरूरी है, और डीमैट अकाउंट फ्री में खुलवाने के लिए हमने लेमन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और लेमन एक बड़ा इंटरेस्टिंग भैया मुझे लगा इन दिनों, तो मैंने सोचा इसके बारे में आपको जरूर शेयर करना चाहिए। तो फ्री है, नीचे लिंक हमने दे रखा है, क्लिक कीजिए, अकाउंट ओपन कीजिए, और आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने का मन हो, अगर आपको सही लग रहा हो तो करना, नहीं लगे तो कतई नहीं करना भैया, ठीक है। बाकी डीमैट अकाउंट का लिंक हमने बोल ही दिया, और ऐसे छोटे छोटे इंफॉर्मेशन हम अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर भी देते रहते हैं, जो कि सब कुछ फ्री है। आपको पता है भैया, हमारी सारी सर्विसेज फ्री हैं। फर्जी लिंक से बचें, हमारे जितने जेन्युइन लिंक्स होते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में होते हैं। मार्केट में कई सारे एआई की मदद से अब बहुत कुछ फर्जी चल रहा है, हमारे नाम पे पता नहीं लोग क्या क्या बेचने में लगे हैं, सब फर्जी है, सब जगह फंसोगे, तो कहीं ना जाएं। जेन्युइन लिंक सिर्फ हमारे डिस्क्रिप्शन से फॉलो करें। चलो भैया, आज के लिए इतना ही।